नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ सिंधी पीपल। सिंधी लोगों का इतिहास और उनकी संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। सिंधी लोगों को आप जानते होंगे दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान या भारत में रहते हैं तो आप इनको भली भांति जानते होंगे। पाकिस्तान के अंदर तो एक प्रोविंस है जिसका नाम है सिंध प्रोविंस। तो वहां पे तो ये लोग रहते ही हैं क्योंकि वो तो इनका होमलैंड है, वो तो इनकी जन्मभूमि है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी पाकिस्तान और भारत के हर एक छोटे और बड़े शहर में आपको सिंधी लोग नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग व्यापार में बहुत अच्छे होते हैं। तो आप देख पाएंगे कि छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़े से बड़े व्यवसाय में ये अपने हाथ आजमाते हुए दिखेंगे और उसमें इनको काफ़ी सफलता भी हासिल हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आप चीज़ नोटिस करते हैं। तो एक अच्छे व्यवसायी के तौर पे भी इनकी पहचान होती है और इनका जो कल्चर और इनकी जो संस्कृति है वो भी काफ़ी इनरिच है, जिसकी वजह से ये लोग जाने जाते हैं। एक आपने झूलेलाल जी का नाम सुना होगा, जय झूलेलाल जी ये लोग बोलते हैं जब भी मिलते हैं ग्रीटिंग के समय। झूलेलाल जी इनके भगवान हैं, इनके इष्ट देव हैं। इनके बारे में भी हम जानेंगे और सिंधी लोग और सिंध प्रांत के बारे में भी जानेंगे कि क्या इसका इतिहास रहा है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भारत की आज़ादी के समय हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया। और जो ब्रिटिश इंडिया थी, जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, उसको दो देशों में बांट दिया गया। एक तरफ था पाकिस्तान, जो कि दो तरफ था, इधर ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान था और इधर ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बाद बांग्लादेश बन गया। लेकिन उससे पहले भारत एक ही देश हुआ करता था और साल 1911 में जनगण मन लिखा गया था, जो कि भारत का नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा था। इसमें उन्होंने भारत के पूरे ज्योग्राफी को जनगण मन के अंदर कंपोज कर दिया, उसको उतार दिया। तो आप जनगण मन गाते हैं तो आपको पता है ना कि उसमें क्या क्या आता है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये सब नाम आते हैं ना। तो पंजाब के बाद क्या आता है, सिंध। और ये सिंध जो है ये कहाँ पे है, ये आज के समय पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, लेकिन ये उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। उसके अलावा बाकी सभी नाम आते हैं यहाँ पे। गुजरात आता है, मराठा आता है, द्राविड़ आता है, द्राविड़ दक्षिण भारत वाला हिस्सा। उसके अलावा यमुना गंगा नदियों का नाम आता है। उसके अलावा हिमाचल, हिमाचल यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात नहीं हो रही है, हिमालय रेंज की बात हो रही है। तो हिमालय रेंज यहाँ पे कश्मीर से लेके अरुणाचल तक आपको नजर आती है। जलधि यानी क्या है, जो कि जल के अंदर है, जो कि आइलैंड है, उसमें आपको अंडमान निकोबार और आपके लक्षद्वीप आइलैंड नजर आते हैं। ये सारे नाम आपको यहाँ पे नजर आते हैं। तो यहाँ पे सिंध भी नाम आता है और ये सिंध जो है ये भले ही आज पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन ये भारत के राष्ट्रगान का हिस्सा है। और सिंध का नाम जो है वो सिंध कैसे पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी हुआ करती थी एक, आपको पता है, जिसको इंडस रिवर कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हुआ करता था उसके बगल में। तो वो इंडस रिवर जो हुआ करती थी, सिंधु नदी जो हुआ करती थी, उसके वेस्ट में जो ये हिस्सा था इसको सिंध कहा जाता था। और ये सिंधियों का होमलैंड है और इसकी हम बात करेंगे, इसके ऊपर किस किसने रूल किया है उसकी भी हम बात करेंगे। तो सिंधी जो है वो एक एथनिक ग्रुप है और एथनिक ग्रुप है, ये कोई कास्ट नहीं है। आप ये मत सोचिए कि एक कास्ट है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर आपको मिलेगी, नहीं। सिंधी जो है वो एक जियोग्राफिकल टर्म के तौर पे आप देखिए, एक जियोग्राफिकल एरिया से जो निकल के आए वो एक एथनिक ग्रुप है, जिनकी अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है। और लेकिन साथ ही साथ ये अलग अलग रिलीजन्स में भी आपको नजर आएंगे, ये इस्लाम में भी नजर आएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो सिंधी हैं वो ज्यादातर इस्लाम को फॉलो करते हैं। भारत में जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, कुछ जो है वो सिखिज्म को फॉलो करते हैं, कुछ बुद्धिज्म में भी मिल जाएंगे आपको, कुछ आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिल जाएंगे अगर भारत के बाहर जाने की बात करें आप तो एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस आप देख पाते हैं इनका भारत और पाकिस्तान के अंदर। और ज्यादातर इनकी आबादी जो है वो पाकिस्तान में रहती है, तकरीबन 30 मिलियन के आसपास सिंधी जो है सिंध प्रोविंस में रहते हैं। और भारत में भी इनकी आबादी 3.8 मिलियन से ज्यादा है। ये पुराना आंकड़ा है थोड़ा, तो आप ये मान लीजिए 4 मिलियन के आसपास आबादी भारत में सिंधियों की रहती है। और ये भारत में कब आए, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, क्योंकि बंटवारे के समय स्थिति कैसी थी, तनावपूर्ण स्थिति थी। जहां जहां माइनॉरिटी थी वो उस जगह को छोड़ के दूसरे देश में जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं और सिखों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था, तो वो भारत की तरफ पलायन करके आ गए। ऐसे ही भारत में भी मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा हुई तो वो पाकिस्तान की तरफ पलायन कर गए। तो ये चीजें हुई उस दौर में। तो सिंध में जो हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले सिंधी थे या सिखिज्म को फॉलो करने वाले सिंधी थे वो भारत की तरफ आ गए।
इसके बाद ये भारत में रहने लग गए और इनको अपना जो है पहले तो टेम्परेरी शेल्टर दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे ये भारत का एक अभिन्न अंग बन गए। लेकिन सिंधी जो लोग हैं वो आज भी अपने कल्चर की वजह से, जो उनका अपना अलग कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, अपना ट्रेडिशन है, उसके लिए जाने जाते हैं और कई सारी चीजें जो हैं इनकी अलग अलग हैं। सिंधियों में भी आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे जिनमें भी आपको कई सारी जो है डिस्टिंसिंग जो कल्चर है वो नजर आ जाएंगे। ठीक है, उनकी भी आगे हम बात करेंगे। अगर सिंधियों की बात करें ऑल अराउंड द वर्ल्ड तो आपको सब जगह सिंधी नजर आएंगे। इसमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान वाला जो डार्क कलर में जो मैप दिखाया गया है ब्लैक कलर में, यहाँ पे सिंधी सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे भारत में है। उसके बाद आपको अरेबियन कंट्रीज में भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी नजर आ जाएंगे। कुछ आपको अफ्रीका में भी नजर आएंगे, उसके अलावा यूरोप में भी नजर आएंगे। तो सिंधी डायस्पोरा के लोग जो हैं वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं और वहाँ पे वो व्यवसाय करते हैं। ज़्यादातर अपना व्यवसाय उनका मेन रहता है। आपको जॉब वगैरह इनमें वो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन व्यवसाय में वो ज़्यादा अग्रणी रहते हैं और उनका बिजनेस माइंड माना जाता है। बिजनेस माइंड होते हैं तो अच्छा ये व्यवसाय में करते हैं। अगर इनके रूट्स की बात करें कि सिंधी लोग हमेशा से शुरुआत से कहाँ पे रहे और कहाँ से इनका ओरिजिनेशन होता है, तो तकरीबन 2500 बीसी से इनका रूट आप एक तरह से ट्रेस कर पाते हैं। और 2500 बीसी पहले अगर आप जाएंगे, 2500 बीसी का आप समझिए मतलब क्या हो गया कि 2000 साल तो ये और 2500 साल पहले, यानी कि 4500 साल पहले की लगभग बात हो रही है। यहाँ पे 4500 साल पहले से आप देख पाते हैं कि सिंधी लोग और सिंधी लोग जो हैं जो इस क्षेत्र में रहते थे वो यहाँ पे रह रहे थे। और उस समय आप जानते हैं कि भारत के अंदर भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता हुआ करती थी जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो उस सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग यहाँ पे रहते थे। क्योंकि सिंधी जो शब्द है, आज आप भले ही इसको एक अलग उस तरह से देख लीजिए, इसके मायने आप ये देख लीजिए कि सिंधी एक कल्चरल ग्रुप मान लीजिए, एक कम्युनिटी मान लीजिए, लेकिन सिंधी वैसे तो एक जियोग्राफिकल टर्म ही है। जो सिंध क्षेत्र में रहते हैं वो सिंधी हो गए। तो 2500 बीसी के अराउंड से आप यहाँ पे देखते हैं कि लोग जो रहते थे वो यहाँ पे रह रहे थे। उनका अपना एक ट्रेडिशन था, अपना कल्चर था, अपना रहने का तरीका था। लेकिन उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये बहुत से साम्राज्यों का हिस्सा रहा, बहुत से साम्राज्यों का हिस्सा रहा। आपको पता है कि अलेक्जेंडर ने भारत के ऊपर अटैक किया था, सिकंदर ने। तो उस समय कुछ समय के लिए सिंध वाला जो हिस्सा है, और सिंध तो इतना उस समय उसके कंट्रोल में नहीं आया था, लेकिन कुछ हिस्सा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, मतलब ग्रीक लोगों का प्रभाव पड़ा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य अपने पीक पे गया जब सम्राट अशोक राजा थे। तो सम्राट अशोक ने, आपको पता है कि बहुत बड़े भूभाग के ऊपर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर रूल किया। तो बुद्धिज्म को वो फॉलो करते थे, तो बुद्धिज्म का प्रभाव पड़ा। उसके बाद जो अशोक सम्राट और मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद, पतन के बाद, हिंदू राजाओं ने भी उसके ऊपर रूल किया। उसके बाद आप जानते हैं कि 7वीं शताब्दी के आसपास अरबों ने भारत की तरफ अटैक करने शुरू कर दिए थे, इस्लामिक इन्वेजन होने शुरू हो गए थे। तो उसके बाद अरब हुए, उसके बाद उमायद और अब्बासी कैलिफेट हुई, गजनवी हुआ, इन सभी ने अटैक किया है। तो इन सभी ने यहाँ पे आने के बाद यहाँ के लोगों को, यहाँ के कल्चर को इन्फ्लुएंस किया है। कोई भी जब बाहरी ताकत आती है, एक बड़ा किंग आता है या अपने साथ कुछ लेके आता है, तो वो उस जगह को इन्फ्लुएंस करता है, उसके कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसकी वजह से जो है सिंधियों के ऊपर इन सभी चीजों का इन्फ्लुएंस पड़ा और सिंधी जो है वो काफी प्लूरलिस्टिक हो गए। प्लूरलिस्टिक मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा विविधता आपको देखने को मिलती है और उनके जो कल्चर हैं वो आपस में मिल गए। उसके बाद 15वीं शताब्दी के आसपास आपको पता है कि सिखिज्म भी आ गया था, सूफी और भक्ति मूवमेंट भी आ गए थे। तो सूफीज्म का काफी प्रभाव पड़ा यहाँ पे इस क्षेत्र के ऊपर, ये जो सिंध रीजन है इसके ऊपर। तो इस्लाम का और इस्लाम की जो सूफी मिस्टिक है उसका काफी प्रभाव पड़ा और सिंधी कल्चर उसकी वजह से एक अलग तरीके से शेप हो गया। आज भी आप अगर देखेंगे सिंध के अंदर, तो सिंध में आपको काफी भाईचारा देखने को मिलता है, हिंदू मुस्लिम में भी, और कई सारी चीजें जो आपको ऐसे नजर आएंगी कि वहां पे एक सौहार्द रहता है ना। तो वो जो चीज है वो यहाँ पे नजर आती है। बंटवारे के समय भी सिंधी लोग भारत की तरफ पलायन तो उन्होंने किया, लेकिन सिंध जो प्रोविंस था वो सबसे बॉर्डर पे रहने के बावजूद भी सबसे पीसफुल जगह थी वहां पे। उस समय वहां पे कोई भी लड़ाई दंगे आपस में नहीं हो रहे थे। कुछ जगहों पे हुए होंगे लेकिन बहुत कम। आप देखेंगे पंजाब और बंगाल में, जो कि सही मायने में देखें तो बंटवारा उनका ही हुआ था, वहां पे बहुत ज्यादा हिंसा हुई, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। उसके बाद
सिंधी भाषा की अगर बात करें तो सिंधी भाषा भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज मानी जाती है। इंडो आर्यन लैंग्वेज जो आप जानते हैं कि संस्कृत जैसे है, तो उस तरीके की भाषा ही मानी जाती है। तो सिंधी लोग बोलते हैं, ये देवनागरी लिपि ही इसमें उसका ही एक वर्जन है जो कि आगे ड्राइव किया गया, वही बोली जाती है। इनकी एक अलग अपनी यूनिक स्क्रिप्ट है, सिंधी स्क्रिप्ट इसको कहा जाता है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट से ही आगे चल के ड्राइव हुई। और देवनागरी आप जानते हैं जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है, वो लिपि है। लेकिन आगे चल के इन लोगों ने सिंधी लिटरेचर को भी डेवलप किया, पोइट्री भी लिखी सिंधी भाषा में, म्यूजिक भी डेवलप किया। म्यूजिकल इनके कई सारे आपको सिंधी भाषा में भजन और ये सब म्यूजिक मिल जाएंगे। और इसी चीज को इन्होंने कंटिन्यू रखा, अपने कल्चर को, अपने सिंधी आइडेंटिटी को इन्होंने काफी प्रिजर्व करके रखा। रिलीजियस आइडेंटिटी की मैं जैसे आपको बता ही चुका हूं कि हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इन सभी में आपको सिंधी कम्युनिटी नजर आती है। और बहुत कम संख्या में आपको बुद्धिज्म में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। जो बुद्धिस्ट यहाँ पे रहे थे उनका कुछ समय के लिए यहाँ पे प्रभाव था, हालांकि वो डिक्लाइन कर गए थे, उनका संख्या बहुत कम रह गई थी। लेकिन इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म में तो आपको मिल ही जाएंगी। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 90% तकरीबन जो है वो इस्लाम में है। जो ओबियसली रहते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वो मुस्लिम हैं ज़्यादातर, बाकी जो है वो हिंदुइज्म में, और कुछ 1% के आसपास आप मान लीजिए कि सिखिज्म में है। ये सिंधी मुस्लिम्स की आप बात कर लीजिए, सिंधी मुस्लिम ट्रेडिशन सबसे ज़्यादा है। तो भारत के अंदर भी कुछ सिंधी जो है मुस्लिम्स आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि ये देखिए वो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको नज़र आते हैं सिंधी। तो यहाँ पे सिंधी भारत के सिंध प्रांत के बगल में जो सिंधी थे वो कुछ मुस्लिम्स भी हैं, वो भारत में ही भी रहते हैं। आपको इस साइड में भी नज़र आ जाएंगे, बांग्लादेश साइड में भी। तो सिंधियों की उस चीज़ की बता रखी है कि जो आइडेंटिटी के हिसाब से आप देखें। उसके बाद आप जानते हैं कि जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो एक बड़ा माइग्रेशन हुआ भारत की तरफ। काफ़ी सिंधी जो हैं भारत की तरफ आ गए, डिस्प्लेस कर गए। और ना केवल भारत की तरफ, उस समय पार्टीशन जो हुआ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय, वो विश्व इतिहास का सबसे बड़ा पार्टीशन था, सबसे बड़ा एक पलायन था, डिस्प्लेसमेंट था, लोग इधर से उधर जा रहे थे। तो उस समय ये लोग भारत के ही नहीं और कई जगहों पे भी गए, जैसे यूएसए, यूके, इन जगहों पे भी गए, यूएई, इधर जगहों पे भी गए। तो आज इन जगहों पे आपको सिंधी डायस्पोरा मिल जाएगा, सिंधी कम्युनिटी आराम से देखने को मिल जाएगी। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अच्छा इनमें एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट होता है, अच्छे व्यापारी होते हैं, अच्छा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ट्रेड में, कॉमर्स में, बिजनेस में, हार्ड वर्किंग और एंटरप्राइजिंग माने जाते हैं, अच्छा हार्ड वर्क करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे खासे सफल हैं, सक्षम हैं। जैसे भारत में पारसी कम्युनिटी है, वो सबसे सफल है माइनॉरिटी होने के बावजूद। उसी तरीके से सिंधी कम्युनिटी भी काफ़ी सफल है, काफ़ी इनके पास रिसोर्सेज हैं, काफ़ी कैपिटल है, पूंजी है। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। जियोग्राफिकल लोकेशन की अगर बात करें सिंध की, इसकी वैसे तो मैं आपको मैप में दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिंध प्रोविंस जो है वो भारत के गुजरात और राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान का साउथ ईस्टर्न ये प्रोविंस है, और अरेबियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है साउथ में, पंजाब में नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान में। और ये आप मैप यहाँ पे देख लीजिए, इंडस रिवर यहाँ पे बहती थी ना, पुरानी इंडस रिवर, इसके आसपास वाला ये जो हिस्सा है सिंध, इसी को कहा जाता है। यहाँ पे आपको बलूचिस्तान नजर आएगा, यहाँ पे आपको पंजाब नजर आएगा, भारत इस साइड है ही, इधर कराची है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी जो है कराची, वो भी यहीं सिंध में पड़ती है। तो ये इस तरह से बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोविंस है पाकिस्तान का, और काफ़ी यहाँ से जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बड़ी डिपेंड रहती है इसके ऊपर। हालांकि सिंध के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ रहने में आजकल खुश नहीं हैं, एक सिंधु देश बनाने की इनकी डिमांड चल रही है, उसकी भी अभी हम आगे बात करेंगे। तो सिंध जो है ये हिस्सा था, हिस्टोरिकली ये भारत का भी हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान तो चलिए बहुत बाद में बना, लेकिन पहले जो है, वैसे हिस्टोरिकली आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। एक समय वो भी था जब ब्रिटिशर्स के आने से पहले और एंशिएंट पीरियड में बहुत पहले जो है ये किसका हिस्सा हुआ करता था, भारत का हिस्सा हुआ करता था मौर्य साम्राज्य के दौरान। लेकिन मौर्य साम्राज्य, ये देखिए मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा हुआ करता था, 265 बीसी में अपने पीक पे था ये, जब सम्राट अशोक के समय पे। तो ये सारा हिस्सा जो है पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही लगभग अशोक के साम्राज्य में हुआ करता था, अगर भारत के दक्षिण हिस्से को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो, और इधर ब्रह्मपुत्र के राइट में छोड़ दिया जाए तो लगभग सारा हिस्सा ही था। तो इसमें सिंध भी आ गया, ये सारा हिस्सा भी इनके मौर्य साम्राज्य के कंट्रोल में था। तो ये कंट्रोल में था। लेकिन अगर बात करें ब्रिटिशर्स के दौर की, तो ब्रिटिशर्स ने इसको 1843 में कब्जा किया था, ब्रिटिशर्स ने इसको कॉन्क्वेस्ट किया था, जीता था। उसके बाद ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना था, उससे पहले ये अलग था, थोड़ा बहुत बाहर था ये, उस इस तरह से चीजें चल रही थी।
अगर सिंध की बात करें हिस्टोरिकली तो ये क्रेडल सिविलाइजेशन था। क्रेडल सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होता है जो इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर उसकी ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन जब ब्रॉन्ज एज जो पीरियड हुआ करता था, इंडस वैली का पीरियड हुआ करता था, तकरीबन 3000 बीसी या 2500 बीसी के अराउंड जो समय था, उस समय क्रेडल सिविलाइजेशन की तरह काम करता था। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि आयरन एज आई, आर्यंस एज आई, जिसके बाद जो है जनपद पीरियड, महाजनपद पीरियड और ये सब आए। तो उसके बाद किंगडमशिप आई, तो धीरे धीरे कभी सिंध इसका हिस्सा कभी उसका हिस्सा, ऐसे तक चीजें चलती रही। लेकिन उसके बाद 500 बीसी के अराउंड जो है चीजें इस तरह से चलती आ रही थी। लेकिन 518 बीसी में तकरीबन आर्किमेडियन एम्पायर जो हुआ करता था, पुराना पारसी साम्राज्य जो हुआ करता था, तो वो पारसी साम्राज्य ने भी इसको जीता था, इस हिस्से को जीता था। उन्होंने यहाँ पे इंडस क्षत्रपी को स्टैब्लिश कर दिया था। तो वो आर्किमेडियन एम्पायर जो कि एक समय इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में हुआ करता था, जिसको बाद में चल के अलेक्जेंडर के समय पे हराया गया। पारसियों और आप जानते हैं कि ग्रीक्स के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी, वो पारसी साम्राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका मैं वीडियो भी बना चुका हूँ आपके सामने, वो आपको मिल जाएगा। तो उसने भी यहाँ तक कब्जा किया था और उसने कंट्रोल किया था। और पारसी लोग सह को है बोलते थे, आपको याद होगा ये बात, जिसकी वजह से सिंधु से हिंदू बना। तो वो जो है पारसियों ने यहाँ पे अटैक किया और उन्होंने इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लिया कुछ समय के लिए। लेकिन उसके बाद अलेक्जेंडर ने पारसियों को हरा दिया और अलेक्जेंडर जो है वो भारत तक आया। अलेक्जेंडर का इन्वेजन यहाँ पे झेलम नदी तक हुआ। उसके बाद अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, कुछ समय बाद अलेक्जेंडर चला गया था, उसके बाद उसकी डेथ हुई। उसके बाद उसके साम्राज्य को उसके जो सेल्यूकस निकेटर और बाकी उसके जनरल थे उन्होंने बांट लिया। सेल्यूकस निकेटर ने इस क्षेत्र के ऊपर रूल किया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और ये वाला जो हिस्सा है ये जो है ये मौर्य साम्राज्य का पार्ट बन गया। और मौर्य साम्राज्य का पार्ट एक लंबे समय तक रहा। और मौर्य साम्राज्य जो है उसमें आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज्म को सपोर्ट करते थे, बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय को सपोर्ट करते थे, और अशोक सम्राट जो है वो बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे। तो जब जब वो किंग रहे, जब जब वो एम्परर रहे, तो उनके साम्राज्य के अंदर उन रिलीजन्स का एक डोमिनेंस रहा, उन्होंने उसको काफी प्रचार किया। तो इसके ऊपर सिंध प्रांत के ऊपर भी ऑब्वियसली उसका प्रभाव पड़ेगा ही ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो रही थी। उसके बाद इनका डिक्लाइन हुआ, मौर्यों का डिक्लाइन के बाद यहाँ पे इंडो ग्रीक, इंडो सीथियन जिनको शक कहा जाता है, इंडो पार्थियन, इन सभी ने रूल किया। और सब जो लोग हैं तो अपनी अपनी सभ्यता, अपना अपना कल्चर, अपना अपना ट्रेडिशन यहाँ पे साथ में लेके आ रहे थे। कुषाणों ने भी कुछ क्षेत्र को यहाँ पे कंट्रोल में लिया। तो सभी ने रूल किया। तो इनकी जो संस्कृति है, इनका जो तरीका है जीवन जीने का, वो काफी प्रभावित हुआ और ये एक प्लूरलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाने लग गया। उसके बाद आप जानते हैं कि 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की डेथ के बाद से जो है मेडाइवल पीरियड लगभग शुरू हो जाता है और उस समय भारत में इस्लाम के इन्वेजन भी होने शुरू हो गए। और ये जो क्षेत्र है सिंध, इसको बाब उल इस्लाम कहा जाने लगा। बाब उल इस्लाम मतलब गेटवे ऑफ इस्लाम। भारत की तरफ जो अटैक होते थे वो सिंध के रास्ते से होते थे, तो इसलिए इसको गेटवे ऑफ इस्लाम कहा जाने लगा, क्योंकि इस्लाम जो है इसी रास्ते से भारत आया। तो ये भारत का पहला, और ना केवल भारत का बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला ऐसा क्षेत्र बना जो कि इस्लामिक रूल के अंडर आया। और उससे पहले देखिए, पहले जो कैलिफेट हुआ करती थी, राशिदुन कैलिफेट हो या उमायद कैलिफेट हो, इन्होंने कई बार अटैक किए इसके ऊपर, लेकिन ये शुरुआत में उनके कंट्रोल में आया नहीं। यहाँ पे हिंदू राजा रूल करते थे। और उसके बाद 712 के आसपास राजा दाहिर का यहाँ पे शासन हुआ करता था। राजा दाहिर के समय पे उमायद कैलिफेट के एक वॉर जर्नल मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 17 साल का ही एक सिपह सलार था यहाँ का उमायद कैलिफेट का, जिसने इस लड़ाई में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक करके सिंध को जीत लिया। और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ आपको। मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत के ऊपर अटैक किया, पहला सक्सेसफुल इन्वेजन था वो अरबों की तरफ से, तो वो 712 में हुआ। और उसके बाद सिंध प्रांत जो है वो इस्लामिक रूल के अधीन चला गया। अब इस्लामिक रूल के अधीन चला गया तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती थी, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हिंदू थी उस समय। कुछ बुद्धिस्ट लोग भी थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है कन्वर्जन भी होने लग गया। कई लोगों ने यहाँ पे कन्वर्जन भी किया। और उसके बाद भी अगर आप सिंध की बात करें तो यहाँ पे कई इस्लामिक डायनेस्टीज ने रूल किया, जैसे हवारीज, सोमाराज, सोमाज, अफगोन्स एंड तरकान्स, इन सभी ने यहाँ पे रूल किया है। और उसके बाद जब मुगल भारत में आ गए थे, 1526 में मुगल आ गया था बाबर यहाँ पे, उसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। और अकबर के समय साम्राज्य विस्तार बहुत चरम पे पहुंच रहा था, औरंगजेब के समय और चरम पे पहुंच गया। तो उसने 1591 में अकबर ने जो है सिंध को कॉन्क्वर कर लिया था और यहाँ पे सूबा स्थापित कर दिया था। थट्टा में सूबा बना दिया था अकबर ने। तो ये एक इंपीरियल डिवीजन बन गई थी मुगलों की।
तो मुगलों का प्रभाव रहा यहाँ पे। उसके बाद सिंध जो है आगे चल के खलहोर डायनेस्टी के अंदर फिर से इंडिपेंडेंट हो गया आगे चल के, और खलहोर डायनेस्टी ने कुछ समय के लिए रूल किया, और उसके बाद आने वाले समय में जब ये मुगलों का तो पतन हो गया, ब्रिटिशर्स अपने राइज की तरफ थे, और उसके बाद फाइनली एक डायनेस्टी यहाँ पे तलपुर डायनेस्टी रूल किया करती थी। हैदराबाद में बैटल हुआ, भारत वाला हैदराबाद नहीं, ये सिंध में भी एक हैदराबाद है, वहां पे एक बैटल ऑफ हैदराबाद हुआ और तलपुर डायनेस्टी को हरा के ब्रिटिशर्स ने 1843 में सिंध प्रांत को जीत लिया, और ये सिंध प्रांत जो है ये भारत का हिस्सा बन गया, यानी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया, और बॉम्बे प्रोविंस में इसको मिला दिया था सिंध को ब्रिटिशर्स ने, तो बॉम्बे प्रोविंस में मिला दिया। लेकिन सिंधियों का यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था बॉम्बे प्रोविंस में, इसलिए वो इस चीज से नाखुश थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने एक सेपरेट प्रोविंस बनाने की डिमांड करी और कहा कि हमें एक सेपरेट प्रोविंस चाहिए, हम बॉम्बे के साथ नहीं रहना चाहते, ये चीज उन्होंने कही। तो 1936 में सिंध प्रांत बनाया गया, सेपरेट बनाया गया, जिसको मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था, और यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और मुस्लिम लीग ने इसको सपोर्ट भी किया, और मुस्लिम लीग यही चाहती थी कि वो आगे चल के पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि मुस्लिम लीग का इस समय ये एजेंडा हो चुका था कि उनको एक सेपरेट मुल्क चाहिए। किसके आधार पे? धर्म के आधार पर, कि पाकिस्तान एक ऐसा देश होगा जो कि पूरी तरह से एक इस्लामिक कंट्री होगा। ठीक है, ये चीज़ थी। और जब आगे पाकिस्तान बना 1947 में, तो ये सिंध प्रांत जो है ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का पार्ट बन गया, इसके ऊपर कोई डिबेट भी नहीं हुई ज़्यादा। उसके बाद जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान एक नया मुल्क बनाया जा रहा था, तो उस समय दोनों तरफ से काफी प्लाइन हुए, माइग्रेट करे लोग, तो यहाँ पे माइग्रेट मिलियंस ऑफ लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे थे। तो सिंधी जो हिंदू थे वो भी डर रहे थे वहां पे, हालांकि सिंध प्रांत के अंदर माहौल ठीक था, इतना गर्मा गर्मी नहीं थी जितनी कि पाकिस्तान, पंजाब और बंगाल में थी, लेकिन एक डर रहता है, डर का माहौल तो रहता ही है, थोड़ी बहुत हिंसा भी होती है। तो उसकी वजह से ये लोग जो हैं भारत की तरफ पलायन कर गए और भारत में आके रहने लग गए। भारत में आके रहने लग गए तो उसके बाद ये भारत के अलग अलग हिस्सों में चले गए, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, सब जगहों पे जाके ये सेटल हो गए। ज़्यादातर अर्बन एरियाज में ये सेटल हुए, वहाँ पे जाके इन्होंने बिजनेस, कॉमर्स और बाकी प्रोफेशनल फील्ड्स में अपने हाथ आजमाने शुरू हुए करे, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सफलता भी उसके अंदर हासिल हुई। भारत सरकार ने एक एफर्ट लगाया कि इनको सपोर्ट किया जाए, इनको सिंधु रिफ्यूजीज़ को इनको एक शेल्टर मिले, उनको एड मिले, और जिसकी वजह से ये अपना जीवन भी जो है वो भारतीयों के साथ मिलके घुल मिल के जीवन जी सके। तो ये शेल्टर दिया गया, ऐड किया गया, और उसके बाद ये इंडिपेंडेंट हो गए, इनको ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ी नहीं, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी को रीबिल्ड कर लिया, अपनी लाइफ को, अपने रिसोर्सेज को फिर से रीडेवलप कर लिया, क्योंकि अपनी घर बार ज़मीन छोड़ के आए थे, यहाँ पे आके इनको मेहनत करनी थी, मेहनत करी, और उसके बाद जो मुकाम पे जहाँ पे भी आज हैं वहाँ पे ये पहुँचे हैं। इसमें इनकी मेहनत को इनका श्रेय जाता है ऑब्वियसली। उसके बाद जो है आज के समय सिंध जो है वो एक प्रांत है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वहां पे भी एक डिमांड है कि सिंधु देश अलग से बनाया जाए, पाकिस्तान से हमें मुक्ति चाहिए। पाकिस्तान से मुक्ति तो बलूचिस्तान भी चाहता है, सिंध भी चाहता है, हिंदुस्तान भी। और आखिर पाकिस्तान अगर सभी की मांगे पूरी करने लग गया तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ बचेगा। पाकिस्तान वाला इस्लामाबाद और पाकिस्तान का जो लाहौर पंजाब वाला जो क्षेत्र है वही बचेगा उनके पास, राजनीति वहीं से चलती है। लेकिन बाकी जो प्रोविंस है वो खुश नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, आपको पता होगा, और पाकिस्तान के लोग जानते होंगे ये बात। वो डिमांड किसकी कितनी जायज़ है या नहीं है वो एक अलग विषय है और एक अलग डिबेट है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि सिंधी नेशनलिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान, भारत तो छोड़िए, ये जो ब्रिटिश एम्पायर था जिसने हमें 1843 के अंदर ऑक्यूपाई किया था वो इलिजिमेट था, हमारा ऊपर कोई अधिकार करने का ब्रिटिशर्स का कोई राइट नहीं था, और हमारा एक सेपरेट आइडेंटिटी थी और हमें सेपरेट ही रहना था। और 1947 के अंदर जब इस्लामिक नेशन ऑफ पाकिस्तान बना तो हमें उसके अंदर शामिल कर दिया गया, हमारी मर्जी इसके अंदर ज़्यादा पूछी नहीं गई, हमारी कोई ज़्यादा विश इसमें मानी नहीं गई, क्योंकि पाकिस्तान की ये जो सिंध प्रांत की जो जनता थी, आज तो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन वो जो जनता थी उसने ज़्यादा इस चीज़ का विरोध ही किया था। उन्होंने नहीं कहा था कि हमें पाकिस्तान में मिला दो, वो सेपरेट रहना चाहते थे। लेकिन 1947 में बड़ी वायलेंस हुई हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच में, इनकी बात को सुना नहीं गया, दरकिनार कर दिया गया। भले ही सिंध जो है ये पीसफुल क्षेत्र रहा, लेकिन आगे चल के ये एक प्लूरलिस्टिक और हार्मनी वाला क्षेत्र रहा था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं किए कभी इन्होंने कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करी, अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर
पाकिस्तान की जो स्टेट था, पाकिस्तान की जो हुकूमत थी, वो एक इस्लामिक थी, इस्लामिक गवर्नमेंट सरकार थी, और उनका ये मानना था कि हमें जो है इस्लाम का प्रचार करना है। वो अपने आप को, पाकिस्तान जो है वो आज भी इस्लामिक कंट्रीज का एक तरह से लीडर समझता है, हालांकि वो है नहीं, हो है या कैसे हो सकता है वो, मतलब उनकी कोई, मतलब वैसे देखा जाए तो क्या हैसियत है उस हिसाब से। लेकिन उन्होंने कई जगहों पे यहाँ की जनता के ऊपर जो है इस्लाम को थोपने की और अपने तौर तरीके को थोपने की कोशिश करी है, इम्पोज करने की, इस मोनोलिथिक जो नैरेटिव है उसको थोपने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से कई लोग जो हैं सिंध प्रांत के वो नाखुश हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के ऊपर, हमारे प्रोविंस के ऊपर इन्होंने कंटिन्यूअसली अटैक किया है, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। तो इसलिए हमारी प्लूरलिस्टिक वैल्यूज को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। इसीलिए जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, तब से ही यहाँ पे कुछ नेशनलिस्ट हैं जो कि ये डिमांड कर रहे हैं कि उनका एक सेपरेट देश होना चाहिए, सिंधुस्तान या सिंधु देश बनना चाहिए। और 1970 के दशक में ये चीज़ बहुत चली, और अभी भी 2022-23 में भी ये चीज़ चल रही थी। कई जगहों पे पोस्टर दिखाए गए, कई जगहों पे ऐसे डिमांड की गई कि सिंधु देश बनाया जाए। अब ये बनेगा कि नहीं वो तो बहुत आगे की बात है, वो उसी समय हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सिंधियों की एथनिसिटी और रिलीजन की। आपको रिलीजन में बता चुका हूँ, अलग रिलीजन में मिलते हैं, तीनों चारों रिलीजन में ही आपको मिलते हैं भारत पाकिस्तान में। तो शुरुआत में 2 ट्राइब्स थी सिंध के अंदर, सोमरो और सोमा सामा। इन दोनों ट्राइब्स के ही ज्यादातर लोग जो हैं वो आपको आगे डिसेंडेंट्स मिलते हैं। सोमरा डायनेस्टी के 2 हैं सोमरो, और आगे चल के समा जो है वो भी एक समा डायनेस्टी के जो डिसेंडेंट हैं उनको कहा जाता है। इन्होंने सिंध के ऊपर रूल किया है। देखिए 970 से 1351 के बीच में सोमरों ने किया, और 1351 से लेकर 1521 के बीच में तकरीबन ये जो है समा डायनेस्टी ने किया। उसके बाद आगे चल के जो है मुगलों ने कुछ समय रूल किया, लेकिन बाद में और भी डायनेस्टीज जो है छोटी मोटी उन्होंने भी रूल किया। आज के समय जो जातियां और जो सब वो मिलते हैं, ग्रुप्स मिलते हैं सिंधियों के अंदर, उसमें आपको कई सिंधी मिलेंगे। सिंधी राजपूत जो हैं, भुट्टो है, जैसे बेनजीर भुट्टो वगैरह जो हुए हैं, और बिलावल भुट्टो, ये लोग जो हैं ये सिंधी हैं। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इनका काफ़ी बड़ा नाम रहा है। खम्बोज हैं, भट्टी हैं, बानभरोज हैं, महेंद्रोज हैं, बुरियोज हैं, ये कई सारे आपको नाम मिलेंगे। आपको चौहान्स भी इस तरीके के मिलेंगे। तो ये कई ऐसे, राठौड़ भी मिलेंगे, कई नाम ऐसे दिखेंगे जो आपको बाकी जातियों में भी मिलते हैं, जो सरनेम, और हिंदू कई अलग जातियों में, राजपूतों में हुए, जाटों में हुए, इनमें भी आपको मिलेंगे। और यहाँ पे इनमें भी मिलते हैं, चारण वगैरह भी इनके अंदर सरनेम मिलते हैं जो सिंधी हैं उनके अंदर। और बाकी आनी जो शब्द लगता है, आपको पता है ना, वो भी मिलता है। जैसे जेठ मलानी, रामवानी, ये सब जो नाम होते हैं ये सिंधियों के होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सब आनी वाले सिंधी नहीं होते। अंबानी सिंधी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अडानी सिंधी नहीं है, और आनी लास्ट में लग रहा है लेकिन वो नहीं। ज्यादातर 4 शब्दों के सरनेम होते हैं, 4 अक्षर के होते हैं। जैसे जेठ मलानी 5 का हो गया तो, बट 4 या 5 के होते हैं, 3 का कम मिलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप जो कि बाकी कई सभ्यताओं से इन्फ्लुएंस हुआ, अलग अलग कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ, और अपना एक कल्चर इन्होंने बना लिया, डेवलप कर लिया। एक डाइवर्स कल्चर इनका है, एक अपनी हेरिटेज है, उस तरह से डेवलप हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बाद से ये और ज़्यादा जो है प्रभावित हुआ, इस्लाम से प्रभावित हुआ। उसके बाद सूफीज़म से काफ़ी प्रभावित हुआ, और सूफीज़म से प्रभावित होने के बाद तकरीबन 90% आबादी जो है आज के समय वहाँ की इस्लाम धर्म को मानती है। और माना जाता है जब सूफीज़म के जो संत थे वो जब बातें बताते थे लोगों को, तो वहाँ पे हिंदू, सिख, इस्लाम सभी लोग वहाँ पे जाते थे और सभी उनकी बातें सुनते थे, जिसकी वजह से सूफीज़म का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा सिंध प्रांत के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर। ये चीज़ें हुई। सिंधी हिंदुओं की अगर बात करें तो माना जाता है तकरीबन 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास तक जो है बुद्धिज़्म यहाँ पे डिक्लाइन कर गया था, और हिंदुइज्म जो है वो एक काफ़ी पॉपुलर रिलीजन था इस क्षेत्र में। लेकिन बाद में जब इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुए तो उसके बाद इस्लाम जो है इस क्षेत्र के ऊपर आ गया, और भले ही बुद्धिज़्म जो है वो तो बिल्कुल यहाँ से गायब हो गया, विलुप्त सा ही हो गया इस्लाम के आने के बाद, क्योंकि इस्लाम के आने के बाद कई बुद्धिस्ट लोगों ने यहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। हिंदुइज्म जो है वो यहाँ पे सर्वाइव कर गया, और कई हिंदू जो लोग हैं, वो जो सिंधी लोग हैं, वो हिंदुइज्म में ही रहे। उन्होंने अपने कल्चर को अपनाया, अपने ट्रेडिशन को अपनाया,
इस्लाम में कई लोग चले गए, लेकिन उन्होंने भी अपने ट्रेडिशन और कल्चर को साथ में रखा, उसको प्रिजर्व करके रखा, अपनी भाषा को उन्होंने नहीं छोड़ा। आज अगर बात करें सिंधी हिंदुओं की पाकिस्तान के अंदर बात करें तो तकरीबन ये माना जा रहा है 2017 के सेंसस के हिसाब से कि तकरीबन 8.7% आबादी जो है सिंध प्रोविंस की वो हिंदू है, जो कि तकरीबन 4.2 मिलियन के आसपास हो जाते हैं, यानी 42 लाख हिंदू जो हैं सिंध प्रांत में अंदर रहते हैं। कई लोगों का ये मानना है, जो वहाँ के हिंदू नेशनलिस्ट हैं सिंध प्रोविंस के, उनका मानना है कि ये सेंसस सही नहीं है। उनका मानना है कि 6.8 मिलियन के आसपास यहाँ पे हिंदू हैं, जो कि तकरीबन 14.5% के आसपास आबादी इनकी बनती है। लेकिन कुछ भी कहिए, लेकिन अच्छी आबादी सिंध प्रांत के अंदर हिंदुओं की मिलती है आपको। और अगर पार्टीशन से पहले की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 26% हिंदू थे और 73% जो है आबादी यहाँ की मुस्लिम थी। लेकिन पार्टीशन के बाद जो है चीज़ें काफ़ी बदली, और बदलने के बाद आज भी यहाँ पे अगर आप आंकड़ा देखें तो ये 8.7 बता रहे हैं, ये 14.29 बता रहे हैं, तो 10% के आसपास की आबादी आप मान लीजिए सिंध प्रांत में आज भी हिंदू है। तो इस तरह से हैं। तो ये भले ही हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं, लेकिन उनका कल्चर ट्रेडिशन आज भी बहुत हद तक सिमिलर है, बहुत सिमिलरिटीज उसमें मिलेंगी। अब इनके भगवान झूलेलाल की बात कर लेते हैं। भगवान झूलेलाल को सभी जो सिंधी हैं वो मानते हैं, हिंदू वाले भी, सिख वाले भी, इस्लाम वाले भी। इनकी ये एक देवता के तौर पे, एक भगवान के तौर पे इनको देखा जाता है। दरियापंथी सिंधी इनको सबसे ज़्यादा मानते हैं, ये हिंदू सिंधी कम्युनिटी में माने जाते हैं। तो माना जाता है कि एक कहानी है इनके बारे में कि तकरीबन 1007 के आसपास इनका जन्म हुआ, चेटी चंद के दिन, जो कि चैत्र महीने में आता है हिंदू कैलेंडर के अंदर। इनका नाम था उदेरोलाल इनका नाम होता था शुरुआत में। और उस समय माना जाता है कि एक इस्लामिक रूलर थे जिनका नाम था मीरक शाह। और मीरक शाह एक अच्छे रूलर नहीं थे, वो इस तरह के रूलर थे। उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी किया था सिंधी लोगों के लिए, सिंध प्रांत के लोगों के लिए, कि सभी लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए या फिर आपको मार दिया जाएगा। तो उदेरोलाल ने हिंदुओं को बचाया था इस मीरक शाह से। कैसे बचाया था उसकी भी बात करेंगे। और कहा जाता है कि उदेरोलाल जो हैं वो भगवान वरुण देव के अवतार थे, जो एक हिंदू देवता हैं, आप जानते हैं वरुण देव, और पानी के देवता के तौर पे भी इनको जाना जाता है। तो उदेरोलाल को कहा गया कि बाद में ये एक संत जैसे बन गए और ये झूले पे बहुत बैठना पसंद करते थे, तो इनकी माता जी ने इनका नाम झूलेलाल या झूलन रख दिया था। ये चीज़ भी एक कहानी है। तो एक पॉपुलर हिंदू डायटी है। और उसके बाद इन्होंने ये प्रीच किया वहाँ के लोगों को, इन्होंने किसी को किसी के खिलाफ भड़काया नहीं, किसी को ये नहीं कहा कि हिंदू सुपीरियर है या मुस्लिम सुपीरियर है। इन्होंने कहा कि जो इस्लाम है वो भी जिस तरीके से प्रीच करता है वो भी उसी भगवान की बात कर रहे हैं जो कि हिंदुइज्म में फॉलो किया जाता है। ईश्वर तो हैं वो, मतलब एक ही हैं, इनका ये कहना था। चाहे आप हिंदुइज्म को फॉलो करो चाहे आप इस्लाम को फॉलो करो, ईश्वर तो एक ही हैं और दोनों सिमिलर ही हैं, दोनों की बातें भी सिमिलर हैं। और साथ में इन्होंने कहा कि कुरान जो है वो फोर्स कन्वर्जन को फॉरवर्ड करता है, कि कोई भी किसी का जबरदस्ती कन्वर्जन करवाता है तो वो गलत है, इस्लाम इसके विरोध में है। और ये बात उन्होंने उस राजा जो राजा जबरदस्ती करवा रहा था, लोगों को कन्वर्ट करवा रहा था, मीरक शाह, उसको भी समझाई। और मीरक शाह को इस चीज़ के लिए राजी कर लिया कि वो जो हिंदू हैं सिंध प्रांत के, उनके जबरदस्ती कन्वर्जन ना करवाए। ये सही नहीं है कुरान के हिसाब से भी, इस्लाम के हिसाब से ही भी। और हिंदू और मुस्लिम जिस तरह से भगवान को पूजते हैं वो एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। तो आपको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो कन्वर्ट होना चाहते हैं उनको कोई रोक भी नहीं है। इस तरीके की बातें इन्होंने कही। तो धार्मिक सौहार्द इन्होंने एक तरह से बना के रखा हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। और ये इनका कल्चर भी है, ये सिंध का कल्चर भी है, इसी वजह से कि सिंध के लोग जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम अलग अलग होते हुए भी वो साथ में काफ़ी अच्छे से रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चाहे बाकी जगहों पे कुछ भी चलता रहा हो, लेकिन सिंध जो है अपने प्लूरलिस्टिक कल्चर की वजह से काफ़ी माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई और उसकी वजह से इन्होंने रेस्पेक्ट हासिल करी मुस्लिम्स के अंदर भी, और मुस्लिम्स भी इनको मानने लगे। उन्होंने भी इनको काफ़ी पूजना शुरू किया, इनकी बातें सुनना शुरू कर दिया। अब जो है कि झूलेलाल जी जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुए, झूलेलाल जी की सब बात करते थे। लेकिन प्री पार्टीशन में एक यूनिफॉर्म ऐसा नहीं था कि सब लोग जो है वो झूलेलाल की पूजा करते थे, झूलेलाल जी को एक तरह से मानते थे। कोई ज़्यादा मंदिर बनाए गए थे या कोई श्रेंस बनाई गई थी। लेकिन बाद में 1950 के आसपास जो भारतीय सिंधी हिंदू सिंधी जो हैं ज़्यादातर उनमें राम पंजवानी जो हैं
बॉम्बे से, उन्होंने डिसाइड किया कि झूलेलाल जी जो हैं उनको ईश्वर की तरह हम सभी सिंधी मानेंगे और सिंधी कम्युनिटी जो है उनके आशीर्वाद के नीचे यूनिफाइड अपने आप को करेंगे। ये इन्होंने उस समय डिक्लेयर किया था और सभी लोग जो है झूलेलाल जी को काफ़ी मानने लगे और उनके ऊपर कई डिवोशन सॉन्ग्स लिखे गए, कई सारे भजन लिखे गए और कई पंपलेट प्रिंट किए गए। कई जगहों पे उनके लिए फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट किए गए, कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए गए ताकि झूलेलाल जी को, जो कि एक लंबे अरसे तक थोड़ा सा लोग जो है थोड़ा कम बातें करने लग गए थे उनके बारे में, उनको एक तरह से रिवाइव किया गया और इस तरह से झूलेलाल जी को जो है उनको सिंधियों का एक पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव गॉड की तरह स्वीकार कर लिया गया। हालांकि वो पहले से थे, सब लोग उनको मानते भी थे, लेकिन उनको एक तरह से प्रॉपर सभी सिंधियों तक उनकी बात पहुंची जाए जैसे उसके लिए कुछ यहाँ पे सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश किए गए। अब बात ये भी है कि आज के समय झूलेलाल जी जो है वापस थोड़ा सा अपना होल्ड जो है, अपना सिग्निफिकेंस जो है वो लॉस्ट कर रहे हैं या नहीं, इसके बारे में कई लोग कहते हैं और कई लोगों का ऐसा मानना है कि आज के समय जो लोग हैं, भले ही झूलेलाल जी जो है वो अपनी सिग्निफिकेंस को रखते हैं, लेकिन साथ में लोग जो है वो इंडिविजुअल रिलीजियस प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं और अपनी अपनी फैमिली, अपने अपने इंडिविजुअल के हिसाब से संतों से, उनसे संत वाणी वगैरह और कुछ इस तरीके के उपदेश लेते हैं, उनके हिसाब से उनको फॉलो करते हैं और उनकी भी जैसे पीढ़ियां चलती आती है ना संतों की अलग अलग की, 5वें गुरु, 7वें गुरु, 6ठे गुरु, इस तरह से चलते आ रहे हैं। उन गुरुओं की वाणी को वो सुनते हैं और वो उनको गाइड करते हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़े और क्या क्या करें। तो वो अलग एक सिस्टम चलता आ रहा है, वो इंडिविजुअल रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसको हम डिटेल में जाके एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, कि समझ भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बहुत वास्ट हो जाएगा, वो बहुत डाइवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती हैं। भगवान झूलेलाल इनके एक तरह से सबके द्वारा मान्य गॉड हैं, देवता हैं। उसके अलावा जब भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ तो वो जन्म हुआ था 1007 में चेती चंद के दिन। चेती चंद जो है इनका फेस्टिवल माना जाता है, इनका न्यू ईयर भी उसी दिन शुरू होता है। और झूलेलाल क्योंकि हिंदुओं के लिए, सिंधी हिंदुओं के सेवियर थे, तो इसीलिए उनको काफी सेलिब्रेट करते हैं और उनकी जयंती को, उनके जन्म दिवस को एक तरह से एक न्यू ईयर का टैग दे दिया जाता है। सिंधी न्यू ईयर जो है उसी दिन शुरू होता है, चैत्र महीने की चेती चंद के दिन। ठीक है, और ये जो है सब लोग फॉलो करते हैं इसको, सामान्यतः हिंदू सिंधी जो है उसको ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि क्या किया था उन्होंने, मीरक शाह को कन्विंस किया था कि वो उनको कन्वर्ट ना करे, जबरदस्ती मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्ट ना करे और उनको मारे भी ना। तो इसके लिए उनको सेवियर कहा जाता है और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। एक चालिया साहिब फेस्टिवल भी होता है, ये 40 दिन का त्योहार होता है, इसलिए इसका नाम चालिया साहिब है। तो 40 दिन का इस त्योहार जो होता है ये जुलाई अगस्त महीने में होता है और ये अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो वो अलग अलग डेट्स के हिसाब से होता है, लेकिन जुलाई अगस्त अगर जो आपका महीना आता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें ही ये होता है मेनली। और इसमें भी ये झूलेलाल जी को ही ग्रेटिट्यूड देने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, जिस तरह से उन्होंने बचाया कन्वर्जन से, उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक तरह से चालिया साहिब फेस्टिवल जो है वो हिंदू सिंधियों का एक त्योहार है, एक तरह से थैंक्स गिविंग देते हैं। और वरुण देव जी को भी इस दिन पूजा जाता है, वरुण देव का ही अवतार के तौर पे हिंदू जो सिंधी हैं वो उनको मानते हैं, वरुण देव। तो ज्योति और जल का देवता भी माना जाता है इनको, ये जो आपके देवता हैं, इनके ईश्वर जो है भगवान झूलेलाल जी इनको। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनकी उदयलाल श्रीन, उदयलाल मतलब झूलेलाल जी की बात हो रही है यहाँ पे। उसके अलावा सिंधी सिख भी हैं, संख्या में बहुत कम है लेकिन हैं। गुरु नानक जी को जिन लोगों ने फॉलो किया, जो सिंध प्रांत में रहते थे, वो सिख बन गए। जो लोग सिंध प्रांत से गुरु नानक जी की वाणी सुन के और उनके उपदेश सुन के वो सिख सिंधी बन गए और इन्होंने सिखिज्म को अपनाया और गुरु ग्रंथ साहिब को ये लोग पूजते हैं, मानते हैं। और इन लोगों को, ये जो सिख सिंधी हैं, इनको नानक पंथी कहा जाता है, क्योंकि नानक जी को फॉलो करते हैं। सहजधारी भी इनको कहा जाता है। तो नानक पंथी जो है सिख और सिंधी, इनको ये जो है ये सिखिज्म को फॉलो करते हैं। और पार्टीशन से पहले भी ये कुछ लोग यहाँ पे रहते थे, उसके बाद पार्टीशन के बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आके रहने लगे और ये पंजाब रीजन में आपको ज़्यादा नजर आएंगे, वहाँ पे जाके रहने लगे, क्योंकि सिखिज्म के लिए तो वो उनका होमलैंड बन गया। आज के समय अगर सिंधियों की बात करें तो भारत के सभी हिस्सों में आपको नजर आएंगे। आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इस क्षेत्रों में ज़्यादा नजर आएंगे, दिल्ली में भी नजर आएंगे, और भी आप कहीं पे भी चले जाइए, हर एक छोटे बड़े शहर में आपको सिंधी नजर आ जाएंगे। और अगर बात करें सिंधियों की जनसंख्या की और उनकी
एथनिसिटी की और रिलीजन की, तो भारत में जो सिख हैं, सॉरी सिंधी हैं, उसमें 90% हिंदू हैं, तकरीबन 5 से 10% के आसपास जो हैं वो सिख हैं और कुछ इस्लाम वाले भी हैं। तो भारत में पाए जाने वाले जो सिंधी हैं वो ज़्यादातर हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। सिंधु कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है भारत में वो भी बड़ा है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। स्पेशली अगर बात करें तो ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को आगे ले जाने में, क्योंकि नेशन की इकोनॉमी जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल इन्होंने अदा किया है बिजनेस और कॉमर्स के अंदर। कई सारी इंडस्ट्रीज़ में इनका काम रहता है, टेक्सटाइल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रियल एस्टेट हो, इसमें अच्छा खासा इन्होंने काम किया है। साथ ही ये सिंधी फिलैंथ्रोपिस्ट भी रहे हैं। कई सारे समाज सुधारक और कई सारे संगठन हैं जो कि काम करते हैं लोगों के लिए, हेल्थ केयर में काम करना, एजुकेशन फील्ड में काम करना, रिलीफ एफर्ट काम करना, जब क्राइसिस आते हैं तो उसमें भी काम करते हैं। उसके अलावा भारत के कल्चर को भी इनरिच किया है, क्योंकि जिस तरह से ये अपने कल्चर को साथ में लेके आए और जिस तरह से उसको ये प्रिजर्व करते हैं, और जिस तरह से इन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत में भी जो चीज़ें इन्होंने लिखी और परफॉर्म करी वो भी इनका नोटेबल वर्क है। कई फेमस राइटर और पोएट हुए हैं जिन्होंने काम किया है। उसके अलावा इन्होंने अपनी लैंग्वेज को भी प्रिजर्व किया, प्रमोट किया, और भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें से सिंधी भी एक भाषा है, तो सिंधी भाषा को भी उसमें दिया गया 8वीं अनुसूची के अंदर आपको मिल जाएगी ये। और भारत के अंदर अगर नोटेबल सिंधियों की अगर बात करें तो आप जानते होंगे ये कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी जी, बीजेपी के एक बहुत बड़े प्रमुख नेता हैं और अब तो रिटायर हो गए ऑलमोस्ट, और लेकिन ये एक प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा ये हैं एक काफ़ी फेमस बिजनेसमैन है, ये हीरक नंदानी, क्या नाम है इनका, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ इनका। उसके अलावा ये एक फिल्मकार हैं रमेश शिल्पी, जिन्होंने शोले बनाई थी। राम जेठमलानी एक बहुत बड़े लॉयर रहे हैं, आपको नाम पता होगा सबको। उसके अलावा ये आपके रणवीर सिंह, ये भी सिंधी हैं। तो कई सारे यहाँ पे स्पोर्ट्समैन, एक्टर, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन जो हैं सिंधी रहे हैं। और पाकिस्तान में भी कई सिंधी जो हैं बड़े प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो, उसके अलावा बेनजीर भुट्टो, ये तो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उसके अलावा जरदारी प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके अलावा बिलावल भुट्टो, ये अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। तो इस तरह से कई रहे हैं, कई बड़े बड़े नाम रहे हैं, जिसमें अब्दुल लतीफ भिटाल्टी, ये काफ़ी पॉपुलर सूफी संत हुए हैं, सिंधी संत हुए हैं, ये 18वीं शताब्दी में। काफ़ी नाम है इनका, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे काम किया है। तो ये कई पॉपुलर नाम है, इनको आप जानते होंगे, सुना होगा इनका नाम। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन और ये इनका कल्चर रहा। ऑब्वियसली आपको समझ में आई होगी चीज़ें, हिस्ट्री क्या रही है सिंधियों की, उनका कल्चर किस तरीके का रहा है, सिंध का क्या इतिहास रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा। इसके वेरियस प्लेटफॉर्म्स, जैसे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएगी, इनसे रिलेटेड जो है और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही आप सक्सेस प्लस एकेडमी की प्रीमियम कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में, और चैट सेक्शन के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई सजेशन हो उसका मोस्ट वेलकम है, कोई भी आपका डाउट हो वो भी मैं क्लियर करूँगा अगर आप यहाँ से आप जुड़ते हैं तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू।